हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वसा क्या होता है, वसीय अम्ल क्या होते हैं और वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और वसा का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपिड क्या होता है। लिपिड को ही हम वसा कहते हैं। तो वसा या वसा समान पदार्थों के समूह को हम लिपिड कहते हैं, जो जल में अविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जब लिपिड तरल रूप में पाए जाते हैं तो उन्हें हम तेल कहते हैं। लिपिड में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है। इसी कारण लिपिड में संचित रासायनिक ऊर्जा तुलनात्मक रूप से कार्बोहाइड्रेट से अधिक होती है। ठीक है। तो लिपिड में जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट से अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन का अनुपात कम होता है। ये रासायनिक दृष्टि से एस्टर प्रकृति के होते हैं। वसा संरचनात्मक दृष्टि से ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ठीक है। जिसमें वसीय अम्ल के 3 अणु होते हैं और ग्लिसरॉल का 1 अणु होता है और इनके बीच में एस्टरीकरण की क्रिया के द्वारा वसा का निर्माण होता है। ठीक है। वसा में एक जो होता है एल्कोहल पाया जाता है, जो कि क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। तो अधिकांश लिपिड में ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल भी कहते हैं, पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लिपिड में दीर्घ श्रृंखला युक्त सिटाइल अल्कोहल व मीरिस्पाइल अल्कोहल भी पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वसीय अम्ल क्या होते हैं। तो प्राकृतिक वसा में पाए जाने वाले अम्ल जो ग्लिसरॉल से क्रिया करके लिपिड का निर्माण करते हैं वसीय अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक वसा में पाए जाने वाले अम्ल जो कि ग्लिसरॉल से क्रिया करके लिपिड का निर्माण करते हैं उन्हें हम वसीय अम्ल कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त वसीय अम्ल और दूसरा होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं। इस प्रकार के वसीय अम्लों में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे कि पोमेटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल। ठीक है। तो पोमेटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C51H98 और O6। ठीक है। अब हम देखते हैं कि असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं। इस प्रकार के अम्लों में कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध पाया जाता है। ठीक है। इनका गलनांक भी कम होता है। जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं उनका गलनांक कम होता है तथा ये सामान्य तापक्रम पर तेल के रूप में उपस्थित होते हैं तथा वायु के संपर्क में आने पर शुष्क होकर ठोस पदार्थ में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है सूरजमुखी, अलसी का तेल। इनका उपयोग रंग रोशन व वार्निश में किया जाता है। तो लिलोनिक और ओलिक अम्ल ऐसे वसीय अम्ल होते हैं जिनका उपयोग हम रंग रोशन और वार्निश में करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल के क्या एग्जाम्पल हैं। तो जो मक्खन होता है वह संतृप्त वसा अम्ल होता है। इसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। नारियल के तेल में केपोइक अम्ल पाया जाता है और मूंगफली के तेल में एरेकिडिक अम्ल पाया जाता है। और असंतृप्त वसा अम्लों में सोयाबीन में लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, तारामीरा में एरूसिक अम्ल पाया जाता है और जैतून के अंदर ओलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वसा का संश्लेषण किस प्रकार होता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड जो है वो किस प्रकार होता है। तो लिपिड संश्लेषण की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो वसीय अम्लों के संश्लेषण के लिए 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स, 5 प्रकार के कोफैक्टर जैसे कि मैग्नीज, एटीपी, बायोटीन, NADH2 व CO2 की आवश्यकता होती है। एसिटिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल का संश्लेषण जो होता है निम्न चरणों में होता है। ठीक है। तो एसिटिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल कैसे बनता है? तो एसिटिक अम्ल से कोएंजाइम ए जुड़ जाता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है। और इस क्रिया में जल जो होता है बाहर निकल जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 तथा ATP अणु से जुड़ जाता है और मेनोलिल कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेनोलिल कोएंजाइम ए आपस में जुड़कर एसिटोमेनोलिल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं और एक कोएंजाइम ए मुक्त होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में एसिटोमेलोनिल कोएंजाइम ए 4 NADH2 से क्रिया करते हैं और ब्यूटाइरिल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्यूटाइरिल कोएंजाइम ए जल के अणु से जुड़ जाता है और ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण करता है और कोएंजाइम ए मुक्त हो जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में यह क्रम बार बार दोहराया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बार ब्यूटाइरिल कोएंजाइम ए के साथ मेलोलिल कोएंजाइम ए संघनित होकर रेखीय क्रम में दीर्घ श्रृंखलाओं वाले वसीय अम्लों का संश्लेषण होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल का संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ठीक है, ये NaOH2 की उपस्थिति में
अपचयित होकर ग्लिसरोफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रिया ग्लिसरोफास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ग्लिसरोफास्फेट का फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में विफास्फोरीकरण हो जाता है, जिससे ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है इस अभिक्रिया में, फर्स्ट स्टेप के अंदर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है NADH2 से ग्लिसरोफास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ जाता है और अल्फा ग्लिसरोफास्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अल्फा ग्लिसरोफास्फेट जल के अणु से जुड़ जाता है, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरॉल का निर्माण करता है और अकार्बनिक फास्फेट मुक्त हो जाता है। अब वसी अम्ल ग्लिसरॉल का संघनन किस प्रकार होता है, तो वसी अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल का एक अणु ATP की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्या होता है, जुड़ जाते हैं और लिपिड यानी कि वसा का निर्माण होता है और जल मुक्त होता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वसा का संश्लेषण होता है।